नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज राहुल गांधी ने जिस सियासी रणनीति का परिचय दिया, हमें लगता है उसकी सराहना करनी चाहिए। के.एल. शर्मा को अमेठी से चुनाव स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया और खुद राहुल गांधी रायबरेली से अपनी पैतृक सीट से, अपनी मां की सीट से, अपनी खानदानी सीट से लड़ने के लिए ऐलान ही नहीं किया बल्कि नामांकन भी कर दिया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का IT डिपार्टमेंट और गोदी मीडिया और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता हैं, सभी राहुल गांधी को डर गए, भगोड़ा है, किन किन शब्दों से नवाज रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से सलाह करके जिस तरह से रणनीति बनाया है, उसमें अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरने जा रही है। और प्रधानमंत्री का डर भी यह साबित कर रहा है कि राहुल गांधी की प्लान, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक से नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं हिल गए हैं। आज नरेंद्र मोदी वर्धमान पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो जब उन्हें खबर मिली कि राहुल गांधी रायबरेली से और के.एल. शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, डर गए राहुल गांधी, वायनाड से भी हार रहे हैं और रायबरेली से भी हारेंगे। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति को समझने वाले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वैसी उनकी सोच नहीं होती, जो नहीं बोलते हैं वैसी उनकी सोच होती है। तो राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक को नरेंद्र मोदी समझ गए, भांप गए और उससे डर गए। तो अब बोलना क्या है, यही बचा हुआ है कि राहुल गांधी डर गए और अमेठी छोड़ करके रायबरेली जाकर के रास्ता खोज रहे हैं। यह शब्दावली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको हम याद दिलाते हैं कि अभी नहीं, लगभग साल भर पहले हर पार्टी के लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। हमें लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति यही है कि पैतृक सीट पर अमेठी या रायबरेली से चुनाव न लड़ा करके प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ाया जाए। भले ही हार जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी से हारने में भी प्रियंका की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और आज जिस तरह से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई हुई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है पूरे देश में, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में नफरत पैदा हो गया है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका में जब जोरदार का टक्कर होगा तो संभावनाएं भी बढ़ जाएगी प्रियंका गांधी की जीत की। और प्रियंका गांधी एक ऐसी शख्स हैं जो नेहरू खानदान, गांधी खानदान की होते हुए आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं। और अभी तक राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था और प्रियंका गांधी को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं और पूरे देश में मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, भगवा गैंग के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, इससे उनका कद्दावर स्वरूप भी सामने आ गया है।
कल उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने अपने पिता की शहादत को जिस ढंग से दर्शाया था, इंदिरा गांधी को शहादत को जिस ढंग से दर्शाया था, और राहुल गांधी को जिस तरह से बड़े भैया के रूप में चिन्हित करके इस देश का कद्दावर नेता के रूप में स्वीकार किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में बेचैनी महसूस की जा रही है। क्योंकि सभा में इकट्ठा जनता ने जिस तरह से फीडबैक दिया वह भी काबिले तारीफ है। तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसकी सराहना थोड़ी करेगी। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तब भी इसकी सराहना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी, स्मृति ईरानी उनकी सराहना नहीं कर सकती थी। लेकिन राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े, उन्हें टक्कर दें, यह बड़ी बात नहीं है। उनको तो अदना एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस का टक्कर दे सकता है। केएल शर्मा का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन केएल शर्मा एक अदना कार्यकर्ता ही माने जाएंगे। और जिस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह से 2019 के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी की तरह जुमले और झूठ बोला था और वह एक भी जुमला साबित नहीं हुआ। आज अमेठी का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि 13 रुपए किलो में चीनी मिली किसी को। ठीक वैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है आए दिन कि 15-15 लाख हर लोगों के अकाउंट में आया, इसी तरह से स्मृति ईरानी अमेठी में घिरी हुई है। और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी उन्हें जिस तरह से ले डूबने जा रही है, ऐसे में अगर राहुल गांधी आ जाते तो उनके व्यक्तित्व का, उनके कद्दावर स्वरूप का एक तरह से मजाक होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी। जितने भी सर्वे निकल करके आ रहे हैं, आज से नहीं 1 साल पहले से, चाहे वो CSDS का सर्वे हो, चाहे वो सी वोटर्स का सर्वे हो, सभी में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए राहुल गांधी अमेठी चले जाते तो शायद यह उनके साथ नाइंसाफ़ी थी। राहुल गांधी का जो कद्दावर स्वरूप, जो विराट स्वरूप, जो सियासी स्वरूप उभर करके मोदी के समकक्ष पहुंच रहा है, या यूं कहें पहुंच चुका है, अगर वह अमेठी से लड़ते तो उसमें गिरावट मानी जाती। प्रियंका गांधी ने अभी इनकार नहीं किया है कि वह कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता बन चुकी हैं जिनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देख रहा है यह देश। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, प्रियंका गांधी के भाषणों से लोग स्तब्ध हुए हैं, उससे यही लगता है कि प्रियंका गांधी को अमेठी या रायबरेली या सुल्तानपुर अपनी पैतृक सीट के बजाय अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ती हैं तो शायद उनके व्यक्तित्व के लिए और उनका जो मान सम्मान होता राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बढ़ जाता और बढ़ेगा और लड़ेगी। हमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस के अंदरूनी घटकों से, अंदरूनी जानकारियों से बातें छन छन करके बाहर आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस को छोड़ करके बड़ौदा जहां से आए थे, गुजरात से, हो सकता है कि वहीं फिर लौट जाएं और बनारस में लड़े ही नहीं, क्योंकि
प्रियंका गांधी का बनारस से लड़ने की आहट मोदी को मिल रही है। अगर अमेठी से, सुल्तानपुर से या रायबरेली से प्रियंका गांधी को लोकसभा प्रत्याशी नहीं बनाया गया है तो हमें लगा है कि उन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन्हें ठंडे बस्ते में रखा गया है बनारस से चुनाव लड़ाने के लिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में कामयाब होती हैं तो मोदी की बहुत बड़ी हार होती है। मोदी का राजनीतिक कद तो घटेगा ही, मोदी राजनीति भी छोड़ सकते हैं अगर प्रियंका गांधी से डिफीट खाते हैं तो। और प्रियंका गांधी अगर मोदी से हारती हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और अगर मोदी से हार जाए तो वह भी जीत माना जाएगा और इस देश की जनता मानेगी। कम से कम मोदी को ललकारने वाला कोई कद्दावर नेता कांग्रेस से मिला तो, और उसके बाद हारने के बाद भी प्रियंका गांधी की छवि घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। तो जो कुछ चल रहा है इस समय सियासी चुनाव के दौरान, जो महाभारत चल रहा है उसमें रणनीतियां ज़्यादा काम करेंगी, अटैक करना ज़्यादा काम करेगा, या यूं कहें कि समझदारी से लिया गया निर्णय ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, नहले पर दहला साबित हो सकता है। और इसी नहले पर दहले का काम किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपनी रणनीति बना करके। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आती है या नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं उसे कभी भी सद्बुद्धि नहीं आएगी और वो हार जाएगी तब भी अपने को जीता हुआ साबित करेगी और इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग भी भुक्तभोगी हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। हालांकि मायावती गठबंधन में नहीं है, लेकिन जब मोदी को हारते हुए देखेंगी तो मायावती भी इंडिया गठबंधन से जुड़ जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बंदर घुड़की और नरेंद्र मोदी की सीबीआई, ईडी, आईटी से डरी हुई हैं मायावती और वह जुबान नहीं खोल पाती हैं और इंडिया गठबंधन में आने का संकेत दे चुकी थी। याद कीजिए कि उन्होंने अपने जन्मदिन के पहले वाले इंटरव्यू में जो कहा था कि हम कभी भी किसी भी गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें दबा दिया गया और अपने जन्मदिन 15 जनवरी 2024 को उन्होंने घोषणा किया कि वह किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हारते हुए देख करके एनडीए गठबंधन के भी अनेक दल इंडिया गठबंधन की ओर आ सकते हैं और अगर इंडिया गठबंधन में कुछ सीटों की कमी होगी तो इंडिया गठबंधन उन्हें सहर्ष स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में संख्या बल की कमी हो या 272 के जादुई आंकड़े को छूने में कोई कमी हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोदी अपनी राजनीति, अपने सियासी वजूद के बुलंदियों पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, शिखर पर हैं, और शिखर के ऊपर कोई शिखर नहीं होता। शिखर के ऊपर सिर्फ आसमान होता है और वह शून्य होता है। तो शिखर से नीचे उतरेंगे, कितना नीचे उतरेंगे, जमीन पर रहेंगे या जमीन के नीचे रसातल में चले जाएंगे, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज जो सियासी विश्लेषण हो रहा है उससे हम भारतीय जनता पार्टी के दर्द को, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा को, भारत आरएसएस के घबराहट को, आरएसएस की बदहवासी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इन चुनाव में विचारधारा की लड़ाई हो गई है और विचारधारा जो कांग्रेस की है,
संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, भारत के धर्मनिरपेक्ष कलेवर को बचाने की, इसकी जानकारी हर जगह, हर एक सभा सम्मेलनों में दी जा रही है। और जिस तरह से संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के मतदाता कमर कस चुके हैं, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी की हार होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।